नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह जेटीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी की क्लास को लेकर फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं। इंडियन पॉलिटी में भारत का संवैधानिक इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देखे थे। अब हम आगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट जो अधिनियम होगा वो क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे और एक नेहरू रिपोर्ट को, जो नेहरू जी ने क्या किया था, ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के सामने, यानी भारत की जो सरकार थी जो ब्रिटिश की थी, उनके लिए एक रिपोर्ट पेश किया था, जिसपे मतलब ये था कि भारतीयों के लिए क्या कैसा शासन व्यवस्था होना चाहिए। और 1935 का यह भारत शासन अधिनियम, इन दोनों को मिलाकर भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक लघु संविधान की जो स्थिति, मतलब एक संबोधन किया गया है कि भारत का लघु संविधान 1935 का एक्ट और नेहरू रिपोर्ट मिलकर बनता है। क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा आज का संविधान है, उसमें बहुत सारे चीजें इससे मैच करते हैं। इवन जब हमारा संविधान बन रहा था तो 1935 के अधिनियम को पूरा का पूरा ही रखा गया है, उसमें जगह दी गई है। बाकी जगहों से तो उनके हिसाब से बनाए गए हैं स्थिति कि क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, बट इसमें क्या है, 1935 को तो पूरा का पूरा शामिल किया गया है। तो आइए हम देखते हैं 1935 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की क्या क्या थे उसमें। जैसे 1935 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। संघात्मक सरकार यानी संघ, जहां शक्ति के दो केंद्र बटे हो, एक केंद्र सरकार और एक प्रांत सरकार, इसका मतलब संघ होता है। जो कि हमारा संविधान का पहला पार्ट अगर आप देखेंगे तो पहला पार्ट में भाग 1 में ही भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है, जिसमें हमारा आर्टिकल 1 ही कहता है कि भारत संघ राज्यों का एक संघ होगा। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना कर दी गई, यानी हमारे संविधान की जो शुरुआत है वो यहीं से शुरू हो गई। इसके बाद इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत, कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहते थे, से मिलकर बनाया गया। यानी ये जो यूनियन बनी, ये जो संघ बनी, किनके किनके साथ मिलकर बनी? एक तो जो अंग्रेजों ने जिसे कैप्चर किया था, भारत का वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन था। उसके अलावा वो देसी रियासतें, राजा महाराजा जो अंग्रेजों के साथ स्वेच्छा से मिलना चाहते थे, यानी इन सब से मिलकर क्या हुआ, एक संघ बनाया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। यानी प्रांत के अंदर जो ड्यूअल शासन चल रहा था उसे खत्म करके केंद्र में लागू कर दिया गया, अर्थात एक केंद्र का शासन, एक प्रांत का शासन। इसके अलावा केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। यानी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कार्यकारिणी, जो कोर कमेटी थी, वो किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल में। ठीक उसी तरह जैसे भारत सरकार की कार्यकारिणी समिति किसमें से निहित होती है? राष्ट्रपति के अंदर। संघ में प्रशासन के विषय दो भागों में बांट दिए गए, हस्तांतरित और आरक्षण। यानी प्रशासन के दो, एक ट्रांसफरेबल एक रिजर्व, दो तरह के, जैसे 1900 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में किया गया था, उसी तरह इसमें भी डाल दिया गया। आरक्षित विषय में क्या क्या रखा गया? प्रतिरक्षा यानी रक्षा मंत्रालय, ठीक है। विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित थे। यानी कि जो रक्षा क्षेत्र के जो भी मामले थे या विदेशों के साथ संबंध के मामले थे, विदेशों के मामले, इसके अलावा धार्मिक विषय और जनजातीय मामले, ये सभी किसके पास रखे गए? केंद्र के, मतलब रिजर्व विषय में रख लिए गए, क्योंकि ये रिजर्व। और उसके अलावा जो भी थे ना, उन सबको क्या किया गया? हस्तांतरित ग्रुप में यानी ट्रांसफरेबल ग्रुप में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा
सन 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। ये प्रांत जो थे उनको खुद से शासन करने की थोड़ी थोड़ी स्थितियां, स्वायत्तता दे दी गई कि आप निर्वाचन से आइए और सरकार चलाइए। प्रांतीय विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया, यानी प्रांत में जिसकी सरकार है वो इन पर कानून बनाएगी। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती गई, मतलब इन सब से दूर होती चली गई कि हम केंद्र पे बनाएंगे, प्रांत पे बनाना है तो प्रांतीय गवर्नमेंट बनाए। केंद्रीय सरकार का कार्य एक प्रकार का संघात्मक होता चला गया, एकदम टोटल यूनियन की तरह वो काम करने लगे। जैसे आज के डेट में केंद्र सरकार काम करती है, ठीक उसी तरह उस समय काम करने लगी। उसी को देखते हुए हम आज ये काम कर रहे हैं। प्रांतों की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में नहीं थी, ठीक उसी तरह आज क्या होता है, राज्यपाल किसी स्टेट का जो हेड होता है किसी राज्य का, वो क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो उसी तरह प्रांतों में कार्यपालिका शक्ति जो थी वो गवर्नर यानी राज्यपाल के हाथ में सौंप दी गई। वह इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की तरफ से करता था, यानी कि वो जो भी शक्तियां उसको दी गई वो उसका प्रयोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से करता था। ब्रिटिश सरकार का एक तरह से कहा जा सकता है एक एजेंट के रूप में काम करता था। गवर्नर जनरल के सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से होते थे। गवर्नर जनरल जो भी काम करेगा, जैसे आज राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं, उसी तरह गवर्नर जनरल कोई भी काम करेगा तो उसके लिए मंत्री परिषद की सलाह लेनी जरूरी थी। उसी के सलाह से ही करना था जिनके लिए वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। और जो मंत्री परिषद थी वो किसके प्रति उत्तरदायी थी, विधानसभा के प्रति। केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद। जो सेंट्रल में विधानमंडल था वहाँ क्या था, एक विधानसभा था और एक राज्य परिषद था। ये राज्य परिषद वही है दोस्तों जो आज के डेट में राज्यसभा के नाम से जानी जाती। इसके अलावा विधानसभा में 375 सदस्य थे, जिसमें 250 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से तथा 215 भारतीय रियासतों से शामिल होते थे। यानी टोटल 375 सीट बनाई गई थी, जिसमें 250 सदस्य जो थे वो वो भारत के वे क्षेत्र जो ब्रिटिश ने कैप्चर कर रखा था वहां से जो चुन के आते थे। अब बाकी जो देसी रियासतों से चुन के आते थे उनसे मिलकर बनती थी। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता था, पूरा 5 साल के लिए बना दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे आज चलता है। गवर्नर जनरल को विघटित करने की शक्तियां प्राप्त है, यानी कि जैसे संसद को विघटित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। उसी तरह गवर्नर जनरल को पावर थी कि वो विधानसभा को विघटित करके फिर से इलेक्शन करा सकता था। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हमेशा बहुत बार पूछा गया कि बर्मा, ठीक है, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था, तो उसी वक्त 1935 के अधिनियम में ही बर्मा को अलग कर दिया गया। यही बर्मा जो बाद में जाकर म्यांमार बना, ठीक है, तो ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ और साथ में 2 नया प्रांत बनाया गया, एक तो सिंध और दूसरा उड़ीसा। इसी सिंध को हमारे भारत के राष्ट्रीय गान में शामिल किया गया, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये वही सिंध है दोस्तों, इसी को शामिल किया गया। और साथ में उड़ीसा का भी निर्माण हुआ। राज्य परिषद में कुल 260, जो राज्यसभा वर्तमान में है उस तरह जो राज्य परिषद थी उसमें 260 सीट थे, जिनमें से 104 जो था वो क्या था, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे। यानी 260 में से 104 कौन थे, जो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे, और बाकी 104 देसी रियासतों को यानी राज्य रजवाड़ों के प्रतिनिधि माने जाते थे। राज्य परिषद एक स्थायी संस्था थी, बिल्कुल देखिएगा आप लोग, बिल्कुल उसी तरह चल रही है जो आज चल रही है। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, तो राज्य परिषद क्या थी, स्थायी सदन थी, बिल्कुल एस्टेब्लिश। ये कभी विघटित नहीं हो सकती। आप कभी सुने नहीं होंगे कि राज्यसभा का पूर्णतः, जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का पूरे भारत में कभी नहीं होता। जो सीटें खाली होती उन्हीं पर इलेक्शन होता है, राज्यसभा पूर्णतः कभी विघटित नहीं होता। वही स्थिति यही यहाँ थी, राज्य परिषद जो भी थी ये कभी विघटित नहीं होती थी, जिसके 1/3 सदस्य
यानी टोटल 1/3 जो सदस्य थे प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। ठीक इसी तरह आज भी चलता है, राज्यसभा में हर 2 साल पे 1/3 जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, छुट्टी मतलब उनका टर्म पूरा हो जाता है और रिटायर हो जाते हैं। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां अत्यंत सीमित थी। विधानमंडल की जो शक्तियां थे वो सीमित थी, क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल अपने विवेक अनुसार एक साथ दोनों सदनों को आहूत कर सकता था। यानी वो जब चाहे एक साथ बुला सकता था, जब चाहे एक साथ सत्र को खत्म कर सकता था तथा उसका विघटन भी कर सकता था। यानी सबका नहीं, राज्य परिषद का नहीं, विधानसभा का विघटन वो कर सकता था। उसे विधेयकों पर वीटो शक्तियां भी प्राप्त थी। अगर कोई विधेयक गवर्नर जनरल को सही नहीं लगा तो वो वीटो लगाकर वहीं रोक सकता था उन विधेयकों को। ये भी शक्तियां उनके पास थी। धन विधेयक पर विधानसभा की शक्तियां अत्याधिक थी। ठीक है, धन विधेयक, ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, धन विधेयक। ठीक उसी तरह जैसे आज लोकसभा के पास शक्तियां हैं, कोई भी धन विधेयक जो होगा वो लोकसभा में पहले पास आएगा और लोकसभा उसे पास करके राज्यसभा में भेजता है। राज्यसभा चाहे तो पास करे, ना चाहे तो भी उसे पास करना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक उसे रोक सकता है। पास किया तो ठीक, नहीं तो वो ऑटोमेटिक पास माना जाता है। ठीक वही चीज़ थी कि धन विधेयक पर विधानसभा की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा थी। ये चाहे, क्योंकि इन्हीं को बिल लाना था धन विधेयक, राज्य परिषद चाहे तो रोक सकता नहीं था, 14 दिन तक रोके, नहीं तो ऑटोमेटिक पास हो जाता था। किसी विधेयक पर गतिरोध की दशा में गवर्नर जनरल संयुक्त अधिवेशन में, यानी दो कोई बिल नहीं पास हो तो गवर्नर जनरल क्या करेगा, ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन बुला के एक साथ पास करा देगा। जाहिर सी बात है, जब दोनों सेशन बैठेगी तो जो बहुमत में होगा वो निकाल ले जाएगा बिल। सन 1935 के अधिनियम में के द्वारा कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी। ठीक है, 1935 का जो अधिवेशन ये था, ठीक है, अधिनियम था, इसमें क्या किया गया, प्रांत में द्विसदन, यानी कि जिस तरह आज चलता है ना विधानसभा और राज्य, ये सॉरी विधान परिषद, ठीक है, उसी तरह प्रांतों में भी क्या किया गया, अब सब में नहीं लेकिन किसी किसी में कर दिया गया द्विसदन का। एक क्या था, उच्च सदन जिसे विधान परिषद, और निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है, आज भी है। ठीक है, करीब 6-7 स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद है। वो जब हम स्टेट्स पढ़ेंगे राज्यों के बारे में वहाँ क्लियर करेंगे किन स्थिति में बनाई जाती है और कौन कौन से राज्यों में है। आगे, प्रांतों की कार्यपालिका का गठन गवर्नर तथा मंत्री परिषद के द्वारा होता था। प्रांतों की जो कार्यपालिका होगी उसे गवर्नर या मंत्री परिषद करेंगे। गवर्नर के 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त थी, विवेकीय शक्तियां, विशिष्ट उत्तरदायी शक्तियां और मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रयुक्त शक्तियां। ये तीनों आज भी प्रधान है। गवर्नर इन्हीं तीनों शक्तियों के द्वारा अपना कार्य चलाते थे। प्रांतीय सूची में समाविष्ट सभी विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की विधि बनाने की अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई थी कि इस पे जो है प्रांतीय विधानमंडल कानून बनाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, समवर्ती विषयों पर भी विधि बना सकते थे। अब क्या आ गया, 1919 में समवर्ती विषय का कोई ये नहीं था उल्लेख, लेकिन 1935 में समवर्ती विषय का उल्लेख आ गया। ठीक है, इस पर भी प्रांत चाहे तो कानून बना सकता था। वित्तीय विधेयक गवर्नर के पूर्व अनुमति से ही पेश होता था। अगर आपको बजट पेश करना है तो गवर्नर से पहले अनुमति लेनी होगी। कोई भी विधेयक बिना गवर्नर के अनुमति का कानून नहीं बन सकता था। इसके अलावा कोई भी विधेयक अगर विधानसभा पास कर रहा है और विधान परिषद पास कर रहा है, लेकिन अगर गवर्नर ने अनुमति नहीं दिया तो वो क्या होगा, वो पास नहीं माना जाएगा। किसी ऐसे विधेयक पर जिसको गवर्नर की अनुमति प्राप्त थी, सम्राट उसको अस्वीकृत कर सकता था। यानी कि अगर गवर्नर ने भी पास कर दिया लेकिन सम्राट चाहे तो उसे कैंसिल कर सकता था। एक असीम पावर सम्राट के इनके ऊपर थी। उनकी विवेकीय शक्तियों एवं व्यक्तिगत निर्णयों की शक्तियों का परिणाम स्वरूप गवर्नर को तानाशाह का कार्य करता था। मतलब गवर्नर जो था, इस तरह की जो उसे व्यक्तिगत शक्तियां प्रदान थी, एक तरह से तानाशाह के रूप में ये काम करते लगते थे। 1935 के अधिनियम में विषय को 3 श्रेणियों में बांटा गया। देखिए, संघ सूची, प्रांतीय सूची और
समवर्ती सूची, जो 1919 में नहीं आया था, मैंने पिछले वीडियो में इनके बारे में बताया था। अब ये तीनों सूचियां आ गई। संघ सूची में कुल कितने विषय थे? 59 विषय। अखिल भारतीय हित के विषय इसमें आते थे, मतलब भारत के ऑल इंडिया, भारत इंडिया मतलब जो भी विषय हैं अखिल भारत के, वो सब केंद्र सूची में यानी संघ सूची में डाल दिए गए। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। इसमें स्थानीय लोकल जो वहां के उस प्रांत के महत्व के विषय थे उनको शामिल कर दिया गया है। समवर्ती सूची में 36 विषय थे। समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए? 36 विषय रखे गए। ये विषय प्रांतीय हित के विशेष थे, इसमें ज्यादातर प्रांतीय विषय थे, लेकिन इस पर कानून संघ भी बना रहा था और प्रांत भी बना सकता था। अवशिष्ट शक्तियों पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल को था। इस पर कानून कौन बनाएगा, मतलब अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाएगा, ये तय गवर्नर जनरल करते थे और कोई नहीं। विधियों में असंगति की स्थिति में केंद्रीय विधि प्रांतीय विधि पर आधारित अधिभावी थी। ठीक है, यानी कि अगर कोई मतलब मेल जोल नहीं हो रहा है कानून में केंद्र के और राज्यों के साथ, तो केंद्र की जो कानून थी वो ज्यादा प्रभावी होती थी इनके ऊपर। सन 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी गई। फेडरल न्यायालय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो संघीय न्यायालय जो था उसे क्या कहा गया? फेडरल न्यायालय। और इसके विरुद्ध अगर आप इसके निर्णयों से खुश नहीं है तो प्रीवी काउंसिल में क्या कर सकते थे? अपील कर सकते थे। संघीय न्यायालय को 3 प्रकार की अधिकारिता प्राप्ति: प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्शदात्री। प्रारंभिक क्या है? जो किसी भी केस को शुरू में ही सुन लिया जाए, स्टार्टिंग में अगर सुन रहे तो प्रारंभिक। अगर लोअर कोर्ट से अपील होके आ रही है तो वो अपीलीय कहलाएगी। अब परामर्शदात्री जैसे कि गवर्नर जनरल, गवर्नर, ये कोई भी हेड टीम को कानून की आवश्यकता हो तो ये उन्हें कानून से जानकारी की आवश्यकता हो तो ये उन्हें परामर्श दे सकते थे। मानना ना मानना वह सब उनकी इच्छा पर था, लेकिन ये परामर्श दे सकते थे। प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत संघीय न्यायालय संविधान के उपबंधों का निर्वाचन करता था। संघीय न्यायालय मतलब जो भी संविधान, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट करता है, उसी तरह जो संघीय न्यायालय था वो इनके संविधान का निर्वाचन करना होता था, तो वो करते थे। इसके अलावा अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत संघीय न्यायालय को भारत स्थित सभी उच्च न्यायालयों के विनिश्चय से अपील की सुनवाई, यानी भारत में जितने भी कोर्ट्स थे ना, हाई कोर्ट, ठीक है, उन सब का अपील करने की शक्ति, मतलब उनसे जो संतुष्ट नहीं है वो क्या संघीय न्यायालय में अब बिल्कुल जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट शुरू हो गया है, ठीक है, अपील कर सकते थे। संघीय न्यायालय का सिविल और दंडिक मामलों में अपीलीय अधिकारिता नहीं दी गई थी, यानी कि सिविल और ये जो दंड से अनुसारित थी उन पर अपील करने की अधिकारिता इनको पास नहीं थी। परामर्शदात्री अधिकारिता के अंतर्गत गवर्नर जनरल को विधि एवं तथ्य कि किसी विषय पर सलाह देने का अधिकार इनको था, यानी अगर गवर्नर जनरल को किसी भी कानून के तहत कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी होगी तो ये उनको सलाह दे सकते थे क्या उचित है क्या अनुचित है। नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा है कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। नेहरू जी ने इसकी आलोचना करते हुए क्या कहा कि ये ऐसी एक रेलगाड़ी है जिसमें बड़े सारे इंजन लगे हुए हैं और वो सारे इंजन क्या है, उनके ब्रेक फेल है, वो उन सारे इंजनों का ब्रेक काम नहीं करता, मतलब टोटल वो अनाधुंध चले जा रही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका जो है मतलब आलोचना किया है और उसे तो बिल्कुल सड़ा हुआ एक दस्तावेज बताया है इस तरह। तो दोस्तों ये रहा आपका भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा दोस्तों, हमने जो भी शुरू से 1773 से एक्ट शुरू किया था, धीरे धीरे कर कर हमने सारा भारत का संवैधानिक इतिहास खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 1935 के बाद जो इससे इम्पोर्टेंट एक्ट आएगा वो क्या होगा, भारत की आज़ादी का एक्ट
तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे देखेंगे। तब तक के लिए JTC IAS के लिंक को लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए, ताकि हमें भी आपका रिस्पांस मिलता रहे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।